अच्छा वो उमर खान मौजूद है? आ गया उमर खान? सीआर है ना उमर? उमर खान सीआर है या कौन है? उमर खान ही, उमर खान। यस सर। अच्छा वो ये प्रोजेक्ट लिस्ट में ना अभी तक लोगों ने, जिन आपने भी नहीं लिया वैसे तो, लेकिन जिन सब लोग जो है ना वो आज ही कोशिश करें प्रोजेक्ट ले लें। ठीक है, तो आज का दिन छोड़ दें आप। कल का दिन जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट जो है ना वो फिर जिन लोगों के नाम आ जाए तो कल की तारीख में, कल शाम तक जो है ना वो आप अपलोड कर दीजिएगा कोई एक्सेल की फाइल बना के। उसमें लिख दीजिएगा ग्रुप मेंबर्स के नाम, और उनका आगे प्रोजेक्ट का टाइटल, और ग्रुप मेंबर्स के नाम भी, आईडी भी, प्रोजेक्ट का टाइटल भी। आपके पास है लिस्ट लोगों के नेम और आईडीज हैं? आईडीज वैसे तो लोग यस सर, लिखेंगे, लिखेंगे। ज़्यादातर की तो है हाँ ठीक है, वैसे और तो कुछ भी रहनी पड़ी। सही है। वैसे तो लोग खुद ही मेंशन कर दें अपना नेम और आईडीज जो फेसबुक ग्रुप पे कमेंट्स में, ताकि सबको नज़र भी आ जाए और उनको भी आसानी हो जाए सीआर को वो की लिस्ट बनाएंगे ये एक्सेल की। तो आज का दिन रहने दें, कल शाम तक आप बना दीजिएगा और फिर जो है ना वो अपलोड कर दीजिएगा फेसबुक ग्रुप पे जिन लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया। तो अभी तक आधी क्लास को मिल गए, साइन हो गए, आधी क्लास अभी भी बाकी है। एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया था, पिछली वीक रखी थी। तो कोशिश करें इसको जो है आज के दिन ही जो है आप लोग ले लें, और उसमें ये ट्राई जरूर कीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा कि किसी ने पहले कोई प्रोजेक्ट लिया ना हो। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने से पहले तो आपको कमेंट में नज़र आ रहा होगा, तो जिन लोगों ने पहले प्रोजेक्ट ले लिया उनको वो प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते। और सर ये भी पूछना था कि जो लिस्ट से बाहर प्रोजेक्ट हैं वो भी अलाउ नहीं है। लिस्ट से बाहर प्रोजेक्ट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ऑडियो पे बता दीजिए आपका क्या प्रोजेक्ट, क्या लेना चाह रहे हैं, तो मुझे अगर फिजिबल लगेगा तो मैं अलाउ कर दूंगा आपको। एक ग्रुप ने ऐसा किया है तो मुझे सही लगा तो मैंने अलाउ कर दिया उनको। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस शीट बनो। डे ट्यूसडे। चलिए अटेंडेंस सात सात बिन मुजाहिद तो ड्रॉप कर चुके हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा इसके अलावा जो है वो फिजा इसहाक, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद फैसल। फिजा इसहाक जो है ना, आप पहले पहले उसमें नहीं थी, फर्स्ट सेशन में। अच्छा जी, मोहम्मद फैसल है, और अलीना इब्राहिम। नेट का इशू था इनका। अच्छा अलीना अलीना इब्राहिम है, ठीक है, आ गई। मोहम्मद उमर खान, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद शागिर, चाहिए प्रेजेंट। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा भी प्रेजेंट, सर प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा फरिया फैसल, फरिया फैसल प्रेजेंट है, ठीक है। अर्श मोमिन, ठीक है, प्रेजेंट। और शेख मोहम्मद उमर शाहिद, उमर शाहिद प्रेजेंट है। शेख आयशा शाहिद प्रेजेंट है। जकवान आबिद, जकवान, जकवान नहीं है, पहले में तो थे, पहले आप। अच्छा अभी नहीं।
पहले हाफ में थे, हाँ ठीक है। अच्छा, मोहम्मद असद सनाउल्लाह, मोहम्मद असद सनाउल्लाह नहीं है, दोनों हाफ में नहीं है। ये जुबैर अख्तर, ठीक है प्रेजेंट है। हमजा कमाल, जुबैर अख्तर आप पहले हाफ में नहीं थे, फर्स्ट हाफ में। और अच्छा हमजा कमाल हो गए। अब हाफिज मोहम्मद जफीर खान, हाफिज जफीर खान प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी नहीं है। अच्छा, सैयद मोहम्मद तकी रजा, अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा लेट ज्वाइन किया था, फर्स्ट हाफ में लेट किया, चलो सही। तो स्टार्ट करते हैं। असल में मैं अटेंडेंस के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन ऑनलाइन वेटिंग में सर। जो है वो, वेटिंग में कौन है? जकवान, अच्छा आ गया जकवान, ठीक। वन। अगर कैंपस में होते हम तो मैं फर्स्ट सेशन की भी जो मतलब जो है थोड़ा सा भी लेट होता है टाइम से, तो लोग आ तो जाते हैं, लेकिन एब्सेंट मार्क होती है उनकी। लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ, अब नेट का इशू किसी का है कुछ है तो थोड़ी लीनियंसी में दे देता हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो बिल्कुल होना। अच्छा जी, अब आपके आपके देखें 18 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, 9 लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट लिया, 9 लोग बाकी हैं। तो 9 में चलो एक दो ने ड्रॉप भी कर दिया, तो 8, एक नहीं ड्रॉप किया, हमें 8 बाकी हैं अभी। तो प्रोजेक्ट ले लें अपने 8 लोग। अच्छा, लिटिल इंडियन ऑर्डर तो हमने कर लिया था ये अभी ब्रेक से पहले। जकवान आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने, आप अभी आए, ठीक है। लेजर पॉइंटर आ गया, चलो सही है, कर लेते। अच्छा, एक टाइटल सब वर्जन, ये एडिंग वेरिएबल्स के ये एड सब का प्रोग्राम तो आपने लैब में किया ही होगा इस तरह का। जिसके अंदर जैसे डॉट डेटा, ये तो सारी चीज़ें वही हैं, टाइटल वगैरह लिख दिया और कमेंट्स में लिख दिया, इंक्लूड करा दी फाइल इरवाइन की। डॉट डेटा में गए, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वन, वेल वन के नाम से वेरिएबल है डीवर्ट टाइप का, और उसमें 10,000 हेक्सा की वैल्यू जो है स्टोर करा दी। तो उमर सिद्दीकी अभी आए हैं। उमर सिद्दीकी जो है, आप फर्स्ट हाफ में नहीं थे, फर्स्ट हाफ में नहीं थे, ठीक है, सेकंड हाफ में आए। अच्छा, वेरिएबल्स टू एड सब, अब इसमें 10,000 है, वेल वन वेल टू जो है 40,000 है, वेल थ्री 20,000 है, फाइनल वेल के नाम से वेरिएबल डीवर्ट टाइप का ये अनइनिशियलाइज्ड है। डॉट कोड में गए, मेन प्रोग ये मेन प्रोसीजर है आपका, जिसमें हम मेन प्रोसीजर में इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, आखिर में एंड में है, ताकि सक्सेसफुली जो है असेंबली के प्रोग्राम से एग्जिट हो। क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, पहले बताया था कि एंड में अगर नहीं लिखोगे आप, तो एंड में कुछ रूटीन्स होती हैं जो कि लिखनी ज़रूरी होती हैं, जिससे वो जो है कर्नल मोड से दोबारा यूज़र मोड पे आ जाता है और एग्जिट सक्सेसफुली जो है ना प्रोग्राम आपका एग्जिट होता है। तो हाँ,
अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखता है, मूव EX वैल 1, ठीक है। तो वैल 1 की वैल्यू को EX मूव करा दिया, तो EX में 10,000 आ गया एक जगह। फिर आपने लिखा ऐड EX वैल 2, तो वैल 2 में 10,000 में आपने वैल 2 की वैल्यू ऐड करा दी, ठीक है। तो वैल 2 में जो है आपकी क्या स्टोर है, 40,000, तो 10,000 और 40,000 जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो जवाब जमा होने के बाद कहाँ आ जाएगा, अगेन EX में। मैंने आपको बताया था कि जो भी होगा एडिशन वगैरह कुछ भी होगा, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है, जो कि फॉरन जो है इंस्ट्रक्शन के बाद लिखा होता है, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन के बाद वेरिएबल या रजिस्टर हो, वो डेस्टिनेशन रजिस्टर या वेरिएबल कहलाता है, जो कि फॉरन इंस्ट्रक्शन के बाद लिखा हो। तो 14,000 में ऐड किया 10,000, जवाब आया 15,000। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया EX में से वैल 3, वैल 3 की वैल्यू है 20,000 और 50,000 हो गया था EX में, ठीक है। 50 में से 30 माइनस कर, जो 50 में से 20 माइनस कर दिया तो जवाब आया 30,000। तो EX में आ जाएगा जवाब माइनस करने के बाद 30,000, ये ओवरराइट हो जाता है रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस किया, EX में से वैल 3 माइनस किया, जो जवाब आया वो दोबारा से EX में रख दिया गया। अगेन मूव फाइनल वैल्यू कॉमा EX, ठीक है। तो सर ओवरराइड हो गया, अपडेट हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ओवरराइड होकर अपडेट हो जाता है। अब पुरानी वैल्यू आपकी जो है वो खत्म हो जाती है, नई वैल्यू जो ओवरराइड होती है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, जो भी वो होगा जवाब वो यहाँ आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने इस तरह से कंस्ट्रक्शन लिखी है, अगर पुरानी वैल्यू को आपने सेव कराना है तो किसी और वेरिएबल में यूज कर लें, मूव करा दें, या किसी और रजिस्टर मूव करा दें, वरना वो ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, फिर वो वैल्यू आपके पास नहीं रहेगी। तो अगर ज़रूरी है, अगर आपको पुरानी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो बेहतर ये होगा किसी और रजिस्टर में या किसी और वेरिएबल में उसको मूव करा दें पहले, ताकि वो वैल्यू आपके लिए एक्सेसिबल रहे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है मूव फाइनल वैल कॉमा EX। फाइनल वैल एक वेरिएबल बनाया था आपने डीवर टाइप का, जो कि अनइनिशियलाइज्ड है, ठीक है। तो उसको आपने रन टाइम पे आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, EX में जो भी मौजूद होगा, EX में मौजूद है 30,000, ठीक है, लिखा हुआ है स्टोर द रिजल्ट 30,000, 30,000 की वैल्यू मूव हो जाएगी फाइनल वैल में, ये आपके वेरिएबल में आ गई। और फिर आपने लिखा कॉल डम रजिस्टर। कॉल डम रजिस्टर करोगे तो जाहिर है वो सारे रजिस्टर जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ये मेरा खाना पॉइंटर यहाँ से नहीं चल रहा। और इसके अंदर आपने ड्रम रजिस्टर, आपका ड्रम रजिस्टर तो आपने पहले भी देखा था, ठीक है। तो सारे रजिस्टर के नाम आते हैं EX, EPS, ACX। तो वहाँ पर आप जाके देखोगे EX की वैल्यू आपको नजर आएगी 30,000, लेकिन वैल्यू वेरिएबल में मूव हो चुकी है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे अगर प्रिंट करवाना है, तो एक फंक्शन है राइट स्ट्रिंग, राइट इंटीजर, सॉरी, इंटीजर वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू तो इंटीजर वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू को अगर स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो राइट इंटीजर। तो 5वें चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें सारे सारे रेडीमेड फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा बहुत सारे। तो बहरहाल ये राइट इंटीजर करके स्क्रीन जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लेना, राइट इंटीजर करके, तो आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। तो सर राइट इंटीजर करके इंडिविजुअली इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? बिल्कुल, आप लिखोगे कॉल, कॉल का फंक्शन यूज करोगे। राइट इंटीजर रिवाइंड का फंक्शन है जो रिवाइंड ने बना के रखा है, ठीक है। जैसे आप राइट स्ट्रिंग यूज करते हो उसी तरह से राइट लिख के इंटीजर, ठीक है, राइट इंटीजर INT करोगे, और फिर राइट इंटीजर लिख के फिर आगे आप लिख दोगे फाइनल वैल, फाइनल वैल, मेरे ख्याल में शायद ब्रैकेट में लिखना होगा ये, फाइनल वैल करके आप लिखोगे तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी 30,000 वैल्यू जो इस वेरिएबल में है। अगर स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता है तो हम राइट स्ट्रिंग लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो ये राइट इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? नो सर, क्लियर। अच्छा, डिक्लेयरिंग अनइनिशियलाइज्ड डेटा। अब इसमें होता क्या है कि जाहिर है
आपने ये यूज किया डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क? ये यूज नहीं किया होगा। डॉट डेटा तो यूज किया होगा लेकिन डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया होगा। तो डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क शायद आपको लैब में कराए भी नहीं, लेकिन आप खुद से करके देख लेना इसको। और डॉट डेटा आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये केस इनसेंसिटिव है। तो कैपिटल और स्मॉल का मतलब एक ही होता है असेंबली में। अब आपने यहाँ पर लिखा डॉट डेटा। डॉट डेटा लिखने के बाद आपने लिखा स्मॉल एरे, ये एक वेरिएबल बनाया है, डीवर्ड टाइप का वेरिएबल है। और 10 आपने लिख दिया 10 डुप्लीकेट 0। तो 0 की वैल्यू 10 मरतबा डुप्लीकेट होगी। ठीक है, 10 मरतबा डुप्लीकेट होगी। और चूंकि डीवर्ड टाइप का है तो 10 0 आ जाएंगे, और हर 0 कितने बाइट लेगा? 4 बाइट, क्योंकि डेटा टाइप क्या है? डीवर्ड। तो 10 0 होंगे डुप्लीकेट 0 का। डुप्लीकेट 0 का मतलब यही है कि 0 कर देगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कितनी मरतबा? 10 मरतबा। तो 10 0 आ जाएंगे, और एक 0 4 बाइट लेगा, तो 10 0 कितने बाइट लेंगे? 40 बाइट। ठीक है, अगर आप यही चीज लिखते हो, लेकिन ये तो छोटा एरे था ना, 10-40 बाइट का था, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क किया और आपने एक और वेरिएबल बनाया, बिग एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और डीवर्ड टाइप का है वो भी, यहाँ पर आप 5000 मरतबा जो भी यूजर देगा वो 5000 मरतबा डुप्लीकेट होगा। ठीक है ना? तो अब डीवर्ड जाहिर है अभी फिलहाल अगर एक करेक्टर भी ले तो वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 बाइट ले लेगा। 50,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डीवर्ड का है 4। ठीक है, डीवर्ड 4 का है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई भी वैल्यू नहीं आई, लेकिन अभी भी कोई वैल्यू ना नहीं भी आई तब भी जो है ये 20,000 बाइट्स होंगे जो कि नॉट इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, 20,000 बाइट्स है जो कि इनिशियलाइज नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 बाइट आपके बच गए, क्योंकि आपने यूज किया है जो है डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी 20,000 बाइट्स आपके बच गए नॉट इनिशियलाइज्ड, क्योंकि ये क्यों इनिशियलाइज नहीं हुए? क्योंकि आपने डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क में इसको लिखा है। तो इस तरह से अगर कोई इस तरह बड़ा बड़ा सा एरे हो जिसको कि बहुत सारा बाइट्स ले रहा हो, 20,000 बाइट का मतलब हो गया 20 MB। ये बिग एरे का वेरिएबल 20 MB की जगह ले लेता अगर ये डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क में नहीं होता। अगर आप सिर्फ डॉट डेटा में इसको लिखते हैं, जैसे डॉट डेटा में यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन डॉट डेटा में लिखी है, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क में नहीं लिखी, तो अब ये 20,000 बाइट ले लेगा। 20 MB आपके ज़ाया हो गए। हालांकि कुछ ये इसलिए करते हैं कि कुछ वेरिएबल कभी कभी ना इस्तेमाल नहीं होते प्रोग्राम में। जब इस्तेमाल नहीं हो रहे तो वो जगह भी ना लें। इसका बेहतर तरीका ये है कि डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के अंदर कि अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को वो जो है ना वो बाइट्स असाइन नहीं करता जब तक कि कोई वैल्यू उसको असाइन ना की जाए। तो ये अच्छा तरीकेकार है कि अगर बड़ा कोई वेरिएबल हो जो वो ज़्यादा बाइट्स ले रहा हो, उसको आप डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क में लिखें, ताकि वो शुरू में इनिशियलाइज ना करे बाइट्स को, जब वैल्यू उसको अंदर आ जाए फिर वो इनिशियलाइज करे। कोई क्वेश्चन? सर इसमें 5000 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं सारे में, लेकिन डुप्लीकेसी का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? जो भी वैल्यू आएगी, किसी ने ए लिखा रन टाइम पे फॉर एग्जांपल ए आ गया तो ए 5000 मरतबा रिपीट होगा ना। तो किसी ने ए भी लिखा तो ए भी ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा, 8 बाइट हो गया। और 8 बाइट जो है 5000 मरतबा रिपीट होंगे, तो आप फिर वो देखो 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा फिर। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम के ऊपर जो वैल्यू दी जाएगी वो 5000 मरतबा जो है डुप्लीकेट होगी। और जाहिर है हर इसमें से हर एक करेक्टर एक 4 बाइट लेगा, क्योंकि डेटा टाइप क्या है? डीवर्ड। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क में सिर्फ फर्क ये है कि जो बड़े वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर हम चाह रहे हैं कि रन टाइम के ऊपर ये उनकी वो इनिशियलाइज हो, शुरू में ही इनिशियलाइज ना हो जाए, तो उनको डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के अंदर आप लिखिएगा, तो फायदा हो जाता है, बाइट्स बच जाता है। 20,000 बाइट्स आपके
बच जाएंगे। जब रन टाइम जब कभी इस्तेमाल होगा तब जाके खर्च होंगे वो बाइट्स। अगर वो वेरिएबल इस्तेमाल ही नहीं हुआ प्रोग्राम में तो वो बाइट्स खर्च नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मिक्सिंग कोड एंड डेटा। डॉट डेटा और डॉट कोड जो है ना, ये भी आप मिक्सअप कर सकते हो। डॉट डेटा डॉट कोड यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट कोड लिखा, कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी, फिर आपको ख्याल है कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपने डॉट डेटा लिखा, फिर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने कहा मुझे कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर आपने डॉट कोड लिख के कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी। इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी कि मिक्सिंग कर रहे हो आप कोड और डेटा को, डॉट कोड और डॉट डेटा मिक्सिंग कर रहे हो। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इसमें फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वेरिएबल मैंने पता नहीं क्योंकि जहाँ वेरिएबल बनाया है, अब देखो डॉट डेटा यहाँ पर है ना, वेरिएबल यहाँ बनाया है आपने, ठीक है, तो अब आपको पता नहीं चलेगा, नीचे आके कोड करते जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कहाँ वेरिएबल बनाया है। तो बाहर लिख कर सकते हो, अलाउड है ये। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है यार, बीच में कहीं कोई वेरिएबल लिखना है तो ऊपर जाने की बजाय आप नीचे ही डॉट डेटा लिख के वेरिएबल लिख दो, तो वो डॉट डेटा के सेगमेंट में ही जाएगा, डॉट डेटा का जो सेगमेंट है उसी में जाएगा ये, ठीक है। तो आप कहीं भी बीच में जाके लिख सकते हो, ट्राई करके देख लेना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कभी कभी अगर जरूरत पड़े बीच में जाके कहीं डॉट डेटा बना के वेरिएबल डाल दो, बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अच्छा जी, सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये नया टॉपिक है। सिंबल्स जो है ना, सिंबल जो है वो मौजूद होते हैं असेंबली के अंदर, और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं आप याद देखें। सिंबॉलिक कांस्टेंट और सिंबल डेफिनेशन इज क्रिएटेड बाय एसोसिएटिंग एन आइडेंटिफायर अ सिंबल विद एन इंटीजर एक्सप्रेशन और सम टेक्स्ट। तो सिंबल और वेरिएबल में फर्क है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखा है सिंबल है, सिंबल और वेरिएबल में फर्क है, क्योंकि सिंबल में ना कोई स्टोरेज नहीं होता है, सिंबल कोई स्टोरेज नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ यूज स्टोरेज, सिंबल कह रहा है कि नो, सिंबल कोई स्टोरेज यूज नहीं कर रहा होता, जबकि वेरिएबल स्टोरेज यूज करता है। ये तो ये 2 बाइट है, अभी आप लिख रहे थे ना बाइट वर्ड, तो वो वेरिएबल था, लेकिन अभी आप देखना हम सिंबल बनाएंगे और वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं होगी। अब ये नहीं कहेंगे वैल्यू उसमें स्टोर होगी, क्योंकि वैल्यू इसकी तो स्टोरेज लेता ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये इस वैल्यू को हमने सिंबल के साथ मैप कर दिया, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरेज नहीं रखता सिंबल, वेरिएबल स्टोरेज रखता है। आगे जाके मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। अच्छा, वैल्यू चेंजेस एट रन टाइम, सिंबल्स के अंदर रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल के अंदर रन टाइम के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। सिंबल जो है वो क्योंकि स्टोर नहीं करता तो वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकता, लेकिन ये कि रन टाइम के ऊपर आप वेरिएबल की वैल्यू जो चेंज कर सकते हो। तो ये दो एक मतलब खुसूसियात थी सिंबल और वेरिएबल की। अब ये सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। इक्वल साइन डायरेक्टिव, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द एरेज एंड स्ट्रिंग्स, EQ डायरेक्टिव, टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इक्वल साइन डायरेक्टिव। अच्छा, इक्वल टू का जो साइन है, इक्वल टू का साइन अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा असेंबली में, कोड के अंदर नहीं किया ना? यस सर। अच्छा देखिए, इसमें होता क्या है कि इसको इक्वल साइन डायरेक्टिव कहते हैं। डायरेक्टिव का मतलब क्या है? ये इक्वल साइन की डायरेक्टिव बनी हुई है, जैसे आप इक्वल टू का साइन लगाओगे तो ये सिंबल काउंट हो जाएगा, ये सिंबल का जो है वो कॉल हो जाएगा, और ये सिंबल क्या करेगा, ये इसके साथ जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको वो मैप कर देगा इसके साथ, सिंबल के साथ, सिंबल के नेम के साथ। यानी कि जैसे यहाँ नीचे आप देखो, नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है काउंट के नाम से, ठीक है। काउंट एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, इसके अंदर 500 वैल्यू को मैप करा दिया गया है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल साइन डायरेक्टिव। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंट क्या है, सिंबल है या वेरिएबल है, तो आप कहोगे काउंट सिंबल है, वेरिएबल नहीं है।
निशानी क्या है? निशानी ये है कि इसके आगे इक्वल साइन डायरेक्टिव लगा हुआ है। जब इक्वल साइन डायरेक्टिव लगा देते हैं तो फिर जो उससे पहले चीज लिखी हुई होगी वो जाहिर है एक सिंबल होगी, वेरिएबल नहीं होगी। तो अगर ये वेरिएबल होता ना काउंट, तो फिर मैं इसके साथ इक्वल टू नहीं लगाता। बात समझ में आ रही है? अगर ये काउंट वेरिएबल होता तो मैं इक्वल टू का साइन इसके साथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि वेरिएबल के साथ ये अलाउ नहीं है, सिंबल के साथ ये अलाउ है। मुझे इसको कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो वेरिएबल को तो मैं डिक्लेयर करता हूँ ना, डॉट डेटा में जाऊंगा, डॉट डेटा में गए, ठीक है। अब डॉट डेटा में जाने के बाद आप लिखते हो डॉट डेटा में जाके, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ए। अब ए एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? बाइट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, उसमें स्टोर करा दिया आपने, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज में आपने स्टोर करा दी, बाइट टाइप का वेरिएबल है। तो ये तो वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे आपने लिखा है बाइट, इसको आपने डिक्लेयर भी किया है डॉट डेटा में जाके। लेकिन ये काउंट जो है ना, काउंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। या आप डॉट कोड में जाके लिख सकते हो उसको, बस डॉट कोड में जाके, डॉट डेटा में भी यूज कर सकते हो उसको, डॉट डेटा में भी यूज कर सकते हो, डॉट कोड में भी यूज कर सकते हो काउंट को। क्योंकि काउंट जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि काउंट क्या है? एक सिंबल है। और सिंबल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसके साथ में लगा हुआ है इक्वल टू डायरेक्टिव। तो 500 की वैल्यू हम ये कहेंगे 500 की वैल्यू काउंट के साथ मैप हो गई है, मैप। हम ये नहीं बोलेंगे 500 काउंट के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि काउंट कोई वेरिएबल थोड़ी है, काउंट तो एक सिंबल है। तो मतलब काउंट जो है एक तरह से सिंबल है, और ये जो है आपका जो है वैल्यू 500 के साथ मैप हुआ हुआ है। तो जब आपने लिखा मूव, आगे कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी, आगे आखिर में लिखा मूव एल काउंट, तो काउंट चूंकि 500 के साथ मैप हुआ हुआ, तो 500 की वैल्यू एल में मूव कर जाएगी। तो आप इससे फायदा के ऊपर से इस तरह की चीजें जो ना इक्वल टू वगैरह, ये आप असेंबली में यूज कर सकते हो। लेकिन उसके ये आप करके देखना, ये आप यूज कर सकते हो, लैब में भी आपको कराएंगे ये, ठीक है। तो इससे काफी हद तक आसानी हो जाती है प्रोजेक्ट बनाने में और इस तरह की चीजें करने में। जब आपको आसानी हो जाएगी कि अगर आपने ये इस तरह के सिंबल्स जो है वो यूज कर लिए अपने, तो क्लियर है ये वाली बात सबको? आगे चलते हैं इसको, अभी एग्जांपल्स के अंदर भी देखते हैं और एग्जांपल्स भी आएंगे। इक्वल साइन डायरेक्टिव का काम समझ में आ गया ना आपका, कि जहां भी इक्वल साइन डायरेक्टिव यूज होगी उससे पीछे जो होने वाला वर्ड होगा वो एक सिंबल होगा, और वो ना वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है वो किसी नंबर के जो भी आप आगे दे दोगे एक्सप्रेशन वगैरह, वो उसके साथ मैप हो जाएगा, इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर देखो मैंने लिखा a बाइट 5, फिर मैंने नीचे जाके लिखा a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 ही लिख दिया, चलो। तो क्या एरर आएगा? क्या सैम्पलर एरर देगा इसका? मैंने लिखा a बाइट 5, नीचे लिख दिया a इक्वल टू 5। यस, उमर खान ने कहा यस। क्यों क्यों क्या एरर देगा? मतलब क्या क्या एरर है इसमें? इसमें क्या एरर है? कह रहे हैं ये सिंबल है, हाँ मतलब ये सही जवाब बताया। जब इक्वल टू लगा दोगे उससे पिछला यूज होने वाला क्या होगा? सिंबल होगा। लेकिन ये तो आपने बाइट बना चुके हो, तो बाइट कभी भी सिंबल नहीं बन सकता, तो एरर आ जाएगा कि जब सिंबल होता है उसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता, मतलब उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसको वेरिएबल, ये तो वेरिएबल बन जाएगा ये। तो ये अगर लाइन नहीं होगी तब तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लाइन लिखी हुई है फिर आपने ये दोबारा ए को यूज कर रहे हो, तो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ इक्वल टू डायरेक्टिव नहीं लगा सकते। क्लियर हुई ये बात? हाँ, ये सिंबल बन गया। तो अगर किसी का वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल के साथ फिर इक्वल टू डायरेक्टिव नहीं लगेगी, क्योंकि वो फिर सिंबल बन जाएगा। वो सिंबल
जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हो तो फिर इसको आप सिंबल के तौर पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इक्वल साइन डायरेक्टिव जो है उसके अंदर जो सिंबल दिया है आपने, सिंबल को जो है आप रीडिफाइन कर सकते हो। रीडिफाइन कर सकते हो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंट इज इक्वल टू 5, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 5। तो ये काउंट जाहिर है एक सिंबल होगा क्योंकि आगे इक्वल टू डायरेक्टिव लगी हुई है, तो काउंट जो है वो एक सिंबल होगा। उसके अंदर आपने क्या किसके साथ मैप करा दिया आपने? 5 के साथ। फिर आपने मूव करा दिया एल काउंट, तो 5 जो है वैल्यू वो मूव कर जाएगी एल में, ठीक है। लेकिन काउंट, अच्छा ये मैं आपको जरूर बता दूं, जब आप मूव लिखते हो ना, मूव का मतलब असेंबली में कट पेस्ट नहीं होता बल्कि कॉपी पेस्ट होता है। बात समझ में? मूव का मतलब असेंबली में कट पेस्ट नहीं होता कि काउंट की वैल्यू जब मैंने मूव करा दी एल में तो काउंट खाली नहीं हो गया, बल्कि काउंट जो है वो अभी भी 5 के साथ ही मैप है, यानी कि काउंट की वैल्यू अभी भी अपनी जगह रिटेन है। हाँ, 5 यहाँ पर भी आ गया है। तो ये कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता। जहां भी मूव लिखोगे, किसी भी जगह भी मूव लिखोगे असेंबली में, तो हमेशा कॉपी पेस्ट होगा, कट पेस्ट नहीं होगा। तो वैल्यू जो है सोर्स की वो उसके अंदर ही रहेगी। ये बात क्लियर हुई मूव की जो मैं आपको बता रहा हूँ? फिर आके नीचे जाके आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू 10। काउंट इज इक्वल टू 10, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आपको ये, आपने काउंट की वैल्यू रीडिफाइन कर ली, जो लिखा है ना रीडेफिनेशन, तो काउंट की वैल्यू आपने रीडिफाइन कर दी। पहले काउंट 5 के साथ मैप था, अब काउंट किसके साथ मैप हो गया? 10 के साथ। तो जब आप मूव कराओगे एल में काउंट, तो एल में क्या आ जाएगा? 10। पहले एल में 5 था, जब कोई काउंट आपने मूव कराया था एल में, तो उस वक्त काउंट 5 के साथ मैप था, तो एल में 5 था। लेकिन बाद में आपने काउंट को 10 के साथ मैप कर दिया, तो अब जो है वो एल में क्या आ जाएगा? 10। फिर आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू 100। अब काउंट को दोबारा आपने रीडिफाइन कर लिया, तो रीडिफाइन करने के बाद दोबारा आपने मूव कराया काउंट की वैल्यू को एल में, तो इस मरतबा एल में आ जाएगा 100। तो सिंबल्स को आप जो है वो, हम ये नहीं कहते कि सिंबल को हमने चेंज कर दिया, सिंबल की वैल्यू को चेंज मतलब हमने रन टाइम पे चेंज कर दिया, बल्कि सिंबल को आपने रीडिफाइन कर लिया। सिंबल जो है रीडिफाइन हो जाता है। देखो आप इसमें ना ये काम नहीं कर सकते, देखो सिंबल और इसमें फर्क है। आप ये काम नहीं कर सकते कि भाई काउंट जो है वो काउंट इज इक्वल टू काउंट काउंट प्लस 1। अब ये काम करोगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जो पहले होगी 10, और 10 प्लस 1 11, तो 11 वैल्यू जो है वो काउंट के साथ जो है ना 11 तो मैप हो जाएगा, ठीक है, 11 भी मैप हो सकता है इसके साथ। लेकिन ये कि हम ये नहीं कहेंगे ये इसके अंदर स्टोर हो रहा है, स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंबल है। तो 11 वैल्यू फिर मैप हो जाएगी काउंट के साथ, तो ये भी चल जाएगी। खैर स्टेटमेंट इस तरह की स्टेटमेंट चल जाएगी। तो कहना है मकसद ये कि ये इसको आपको एज अ सिंबल लेना पड़ेगा, इसको वेरिएबल नहीं देखोगे आप, इसको एज अ सिंबल देखोगे। तो ये कुछ जो है वो इक्वल साइन डायरेक्टिव की जो है कुछ चीजें यहाँ पर आपको नजर आई, ये डायरेक्टिव थी। इस तरह से आप ये देखो, ये एक साइज ऑफ आप बाइट एरे एरे। अच्छा, आपने लैब में एरे कर लिया है? एरे का यूज करके देखा लैब में? कराया है आपको? नो सर। अच्छा, नहीं सर कराया। हमारे नए सर आए ना, तो हम शुरू से लैब से रिपीट कर रहे हैं तो। अच्छा, तो ये एरेज जो है वो, एरेज का कॉन्सेप्ट भी आपको वो पढ़ाएंगे, लेकिन आप उनके इंतजार में नहीं रहना, आप खुद भी से भी कर सकते हो क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो थ्योरी में। तो एक लोकेशन काउंटर यूज होता है, करंट लोकेशन काउंटर डॉलर के नाम से। ये सिंबल ये वो है लोकेशन काउंटर है। अगर आपको किसी भी एरे का साइज पता करना हो, किसी भी एरे का साइज पता करना हो, तो वो आप इस करंट लोकेशन काउंटर की मदद से जो है ना आप उसका साइज पता कर सकते हो। कैसे? सब्ट्रैक्ट लिस्ट एड्रेस ऑफ लिस्ट डिफरेंस इज द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो बाइट्स में आएगा, जिससे आप एरे का साइज मालूम कर लोगे। अब ये एग्जांपल जैसे यहाँ नीचे दिखाई है, लिस्ट
लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल है क्योंकि आगे इसके बाइट लिखा हुआ है। तो लिस्ट एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, और एरे वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर 10 20 30 40 लिखा हुआ है, तो ये लिस्ट एरे वेरिएबल है बाइट टाइप का। अब आपने लिखा हुआ है लिस्ट साइज इज इक्वल टू 4, तो आपने कर दिया कि भाई इसका लिस्ट साइज जो है वो 4 बाइट है। ये आपने लिस्ट साइज क्या है, वेरिएबल है या सिंबल है? वेरिएबल। और कोई कमेंट? सर सिंबल है, दिकल का साइन है। हाँ, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इक्वल टू का साइन लगा हुआ तो वेरिएबल तो नहीं होगा ना लिस्ट साइज। लिस्ट साइज तो एक सिंबल है क्योंकि इसके आगे इक्वल टू लिखा है। अगर वेरिएबल होता तो इसके आगे बाइट लिखा होता, लेकिन ये सिंबल है। ठीक है, तो सिंबल और वेरिएबल में आपको फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब आपने लिखा लिस्ट साइज इक्वल टू 4, तो यानी कि आपने बता दिया कि ये जो लिस्ट है इसका साइज आपने बता रहे हैं कि 4, ये आपने मैन्युअली लिखा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मैन्युअली ना हो बल्कि कैलकुलेट किए जाएं सारे बाइट्स और वो जो जवाब आए वो यहाँ पर आ जाए। तो वो कैसे करोगे आप? आपने लिखोगे लिस्ट साइज, आपने वही लिखा है लिस्ट साइज, कुछ भी नाम रख सकते हो उसका, जरूरी नहीं है इसका नाम लिस्ट साइज रखो, कुछ भी रख सकते हो। ये सिंबल बनाया आपने क्योंकि आगे इसके इक्वल टू डायरेक्टिव लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद आपने क्या लिखा है, डॉलर माइनस लिस्ट। डॉलर क्या है? डॉलर ये है, डॉलर है करंट लोकेशन काउंटर, ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो करता है क्या है कि 10 20 30 40 जब हो जाता है तो करंट लोकेशन काउंटर ये है इस वक्त आपका, डॉलर साइन इस वक्त यहाँ मौजूद होगा। तो जब डॉलर माइनस लिस्ट करोगे तो वो करेगा क्या कि वो पीछे जाना शुरू हो जाता है कि एक, यानी कि वो पीछे जाके गिनना शुरू कर देगा बाइट्स आखिर से, 1 2 3 4, तो इसका जवाब आ जाएगा 4। लिस्ट क्या है? लिस्ट जाहिर है ये वेरिएबल का नाम है। तो डॉलर माइनस लिस्ट करोगे तो करंट लोकेशन काउंटर से वो रिवर्स करके एक एक बाइट गिनना शुरू कर देगा और लिस्ट साइज के अंदर वो जवाब रख देगा 4, क्योंकि लिस्ट जो है आपका 4 बाइट का ही वेरिएबल है। इसने बाइट रिटर्न कर दिए 4। तो इसने कहा क्या है कि जो आपका एरे साइज था उसको पता कर लिया आपने। तो कुछ भी जितनी भी वैल्यूज हो और उसके आगे आपने सिर्फ ये लिखना है डॉलर माइनस और उस वेरिएबल एरे वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो वो बाइट्स रिटर्न कर देगा। क्लियर होगी बात? लेस देन अ मिनट दिखा रहा है।